स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में आगे सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, इस बीच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसा किया है दोस्तों कि बीजेपी का नेता 5 लाख की रकम लेते हुए पकड़ा गया है। बताएंगे कैसे विधायक को ट्रैप में फंसाया गया और अब उसकी विधायकी खतरे में आ गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सरकार गिराने की तैयारियों को पूरी तरीके से पानी फेरते हुए कांग्रेस ने कर दिया बर्बाद। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर अमित शाह की रत्ती भर भी नहीं चलने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कर्नाटक में भी हाल फिलहाल के अंदर सबसे बड़ी चर्चा यह चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के दो नेता, एक और डीके शिव कुमार है, दूसरी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं विधायकों के और दोनों एक दूसरे के खिलाफ है और सरकार के अंदर आपसी मतभेद चल रहा है। बार बार इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट फैलाई जाती है दोस्तों ताकि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर आपसी फूट हो जाए। लेकिन कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 3.5 साल से चल रही है दोस्तों। लगातार पार्टी को समर्थन मिल रहा है, आम जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है और आम जनता भी कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी है। ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आता है जहां पर मीडिया में चल रही सारी रिपोर्टों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है दोस्तों। अपडेट यह है कि कर्नाटक के गडक जिले के अंदर लोकायुक्त यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार पकड़ने वाली टीम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक चंद्रू लमानी को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक चंद्रू लमानी को गिरफ्तार करने से पहले एक माहौल बनाया गया दोस्तों और पूरी तरीके से ट्रैप में फंसाया गया यानी जाल बिछाया गया और जाल में बीजेपी का विधायक फंस गया दोस्तों। हुआ ये कि लोकायुक्त के अनुसार विधायक भारतीय जनता पार्टी का नेता चंद्रू लमानी सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल के निर्माण को लेकर यानी एक दीवार बन रही थी दोस्तों, उस दीवार बनने को लेकर टेंडर में से 11 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। बीजेपी का नेता बार बार ठेकेदार को परेशान कर रहा था और ठेकेदार ने यह बात कांग्रेस पार्टी की सरकार के अधिकारी को बता दिया दोस्तों, लोकायुक्त को बता दिया। इसके बाद लोकायुक्त ने पूरी प्लानिंग तैयार की और कहा कि अगर हमारे पास सबूत नहीं होगा तो हम इसे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे भाजपा विधायक को, तो हमको सबूत जुटाना जरूरी है। इसके बाद ठेकेदार से बीजेपी के विधायक को बुलवाया गया कि सही है यहाँ पर आप आ जाओ, यानी एक लोकेशन दिया गया दोस्तों और लोकेशन पर बुलाकर कहा गया कि आपको 5 लाख रुपए, आप जो 11 लाख की रिश्वत मांग रहे हो तो 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा। इसके बाद विधायक अपने साथ में 2 सहयोगियों को लेकर आता है दोस्तों और 5 लाख रुपए रिश्वत लेने की कोशिश करता है। ऐसे में जैसे ही 5 लाख रुपए विधायक को दिए गए वैसे ही अचानक से लोकायुक्त की टीम अंदर घुसती है दोस्तों और पूरे पैसे के साथ में रंगे हाथ बीजेपी के विधायक को पकड़ लिया जाता है और पूरा पंचनामा तैयार करते हुए मौके पर जो भी स्थिति थी उस बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब करके बीजेपी के नेता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके 2 सहयोगी 2 पीए को हिरासत में ले लिया जाता है दोस्तों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7A के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी का नेता ठेकेदारों को परेशान कर रहा है और विकास के काम क्षेत्र के अंदर नहीं करने दे रहा। इससे पहले बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ठेकेदारों से कमीशन लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी वालों को एक्सपोज कर दिया और उसके विधायक को ही ठेकेदारों से कमीशन वसूलने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को अपना मुंह छिपाकर पूरे कर्नाटक में घूमना चाहिए, बीजेपी का विधायक खुलेआम एक ठेकेदार से रिश्वत मांग रहा था और कर्नाटक के विकास में बाधा पहुंचा रहा था दोस्तों और बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाते क्योंकि जो सरकार बीजेपी की बदली थी कर्नाटक में वो बीजेपी के ऊपर लगाए गए आरोपों के कारण यानी 40% की भाजपा सरकार चल रही थी। तो जनता ने इस बात को स्वीकार किया और कांग्रेस को मौका दिया। तो अब बीजेपी वालों को लग रहा है कि कांग्रेस पर भी आरोप लगा देंगे तो जनता मान लेगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने प्रूव करके दिखा दिया कि कौन लोग हैं जो ठेकेदारों से पैसे वसूल रहे हैं, उनसे रिश्वत वसूल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की अमित शाह अगर कर्नाटक में सरकार बदलने को लेकर कुछ भी हरकतें करेंगे तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 2 कदम आगे चलती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता भिवंडी में गए थे दोस्तों। भिवंडी में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था और राहुल गांधी के पेशी के दौरान पार्टी के वकील भी मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान भिवंडी कोर्ट जाते समय राहुल गांधी को पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके सपोर्ट मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में आरएसएस के मानहानि के केस मामले को लेकर शामिल हुए थे दोस्तों और राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि इस केस में राहुल गांधी की तरफ से एमपीसीसी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकाल नए जमानतदार के तौर पर आगे आए हैं। बता दें कि पहले शिवराज पाटिल इस केस में जमानतदार थे, लेकिन उनकी मौत के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत नया जमानतदार जरूरी है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने यह बात डंके की चोट पर बोला है। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दी गई याचिका के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो गलत है। कई बार साबित हो चुका है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी की हत्या से संघ के जोड़ने को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। हमारे पास जो सबूत है उसे कोर्ट में पेश करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जो संघ से मामले को जोड़कर बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। संघ और गोडसे का कोई लेना देना नहीं था, यानी महात्मा गांधी की हत्या से संघ का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरीके से अड़िग है और उनके पास जो भी सबूत है वो सारे सबूत लाकर देंगे और माफी बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। तो ये बात एकदम क्लियर है दोस्तों। इससे पहले जब राहुल गांधी भिवंडी के कोर्ट में जा रहे थे तो रास्ते में राहुल गांधी को बीजेपी वाले काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी का काफिला लगातार आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों बीजेपी वालों को लग रहा है कि राहुल गांधी को काला झंडा दिखाएंगे तो वो रुक जाएंगे। राहुल गांधी अब जो राजनीति कर रहे हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी यूथ मोर्चा की, युवा मोर्चा की, तो उसमें राहुल गांधी बैकफुट पर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी के कितना भी पीछे पड़े, राहुल गांधी ने बिल्कुल भाव नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर एक जबरदस्त तरीके का हंगामा छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में घेरने के लिए बीजेपी के लोग जब निकले दोस्तों तो सामने से कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने जोरदार तरीके की फटकार लगाई। दोस्तों कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि यहां आकर गुंडागर्दी करते हो, यहां आकर बवाल करने की कोशिश करते हो, यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जाकर बवाल करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने इनको धक्के मारकर बाहर निकाला। पुलिस वालों से बोला कि ले जाओ वरना इनका बुरा हाल कर देंगे। उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की फोर्स बीजेपी के पीछे पड़ गई दोस्तों और भाजपाइयों को खदेड़ कर बाहर निकाला गया है और इस तरीके से स्पष्ट बोल दिया गया कि कांग्रेस के दफ्तर के इर्द गिर्द भी भटकना मत। और कांग्रेस भवन घेरने के लिए पहुंचे भाजपाई उल्टे पैर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में नारे भी लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि राहुल गांधी एग्रेसिव तरीके की राजनीति पसंद करते हैं और पूरी तरीके से डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही एग्रेसिव राजनीति करती रहेगी, बीजेपी वाले चाहे बैकफुट पर जाए फ्रंट फुट पर जाए, जो भाजपा वालों को करना है करे, लेकिन अंततोगत्वा लक्ष्य यही है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी दोस्तों और बीजेपी को जरूर इसी तरीके से पानी पिलाकर वापस लौटा देगी। इसी के साथ में F3 फाइल में नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का बार बार नाम आने को लेकर चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को हटाने के लिए, फिर भी जबरदस्त तरीके से बवाल जारी रहा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें गोवा पुलिस ने विधायक वीरेश बोरकर को घसीटकर दफ्तर से बाहर निकाला। दोस्तों जमीन विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आपको बता दें कि गोवा के अंदर एक जमीन का इस्तेमाल बदलने के फैसले के खिलाफ रात भर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी यानी आरजीपी के विधायक वीरेश बोरकर और कई गांव को नगर और ग्राम नियोजन विभाग के कार्यालय से शनिवार सुबह घसीट कर बाहर निकाल दिया। दोस्तों विधायक और ग्रामीणों को यूं बाहर निकाले जाने के बाद अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि उत्तरी गोवा के सेंट आंद्रे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पालेम गाँव के करीब 84,000 वर्ग मीटर की जमीन को नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने एक्ट 39A के इस्तेमाल करके गैर बस्ती क्षेत्र से बस्ती क्षेत्र में बदल दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि यह धारा का दुरुपयोग है और इसके बाद जोरदार तरीके का विरोध हुआ दोस्तों, और विरोध इतना भयंकर था कि गोवा पुलिस ने विधायक वीरेश बोरकर को घसीटकर दफ्तर से बाहर निकालने की कोशिश की। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौतियां मिल रही है दोस्तों, और गोवा में धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन सहयोगी हैं वो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़ी अपडेट आती रहेगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इलाहाबाद के जिला न्यायालय पोको की अदालत ने ज्योतिष पीठ या ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य विमुक्तेशानंद सरस्वती और उनके शिष्य चैतन्य गिरी के खिलाफ बच्चों के शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पूरे मामले को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों अभिषेक उपाध्याय, वो कहते हैं कि शंकराचार्य के लिए सब कुछ ठीक था जब तक वो योगी आदित्यनाथ से टकराए नहीं थे। ना उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया था, ना उनके बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच कर मारा गया था, और ना ही उन पर बच्चों के शोषण और पोको सरीखे घृणित आरोप लगाए गए थे। बस योगी पर उंगली उठाते ही उनकी दुनिया बदल गई। कल तक खुद योगी आदित्यनाथ की अपनी गोरक्ष पीठ, जिनको शंकराचार्य बताकर स्वागत करती थी, अभिनंदन करती थी, वे एक तरफा ही काल नेमी और समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हो गए। और कल तक जिनके चरण रज की खातिर खुद देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक हुआ करते थे, वे बच्चों के यौन शोषण के आरोपी और पोको की गलीच पाठशाला के आचार्य हो गए। इस दौर में योगी आदित्यनाथ को ललकार भगवान शंकराचार्य के लिए भी मुश्किल की खान है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की दिन रात जय जयकार करना पड़ेगा अगर प्रदेश के अंदर इस तरीके के मामले से बचना है, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों आगे कहते हैं कि कोडिन कफ सिरप की कोठियों पर तथास्तु का वरदान है, ईश्वरीय संरक्षण है और दैवीय अभय दान दे रखा है, यानी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है जो कोडिन से जुड़े मामले को लेकर पकड़े गए थे। और इसके पीछे कई तरीके के तर्क है दोस्तों। आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं, वे एक समुदाय विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं और अन्य समुदाय को परेशान करने का आरोप लगाते हैं। इसीलिए कोडिन मामले में जितने भी लोग पकड़े गए उनमें ज्यादातर लोगों के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे एक समुदाय विशेष से आते थे जिसका योग्य इतना समर्थन करते हैं और इसी ओर इशारा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार की ओर से यह बातें कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के खिलाफ की जा रही कार्रवाई साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे और हमारे खिलाफ रहोगे तो फिर ऐसा ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के साथ भारत के हुए व्यापार समझौते को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने व्यापार समझौते को स्थगित करके दोबारा से करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-2 कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अमेरिकी पक्ष से स्पष्टीकरण आने के बाद अब भारत को अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भारत अमेरिका के साथ किए गए ट्रेड डील को नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को पूरी तरीके से इलीगल बताया है और भारत पर जो 18% का टैरिफ लादा गया है, यानी जो बीजेपी की सरकार डील करके आई थी दोस्तों, और डील में भारत ने स्वीकार कर लिया कि वो 18% टैरिफ को स्वीकार करते हैं, तो इससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि ट्रंप को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो अन्य देश जो ट्रंप के साथ डील करने के लिए मेज पर नहीं बैठे उन सबको फायदा मिल गया और भारत ने क्योंकि डील कर लिया तो 18% का जो टैरिफ लगना है वो तो लगे रहेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाए जाने यानी टैरिफ हटाए जाने का भी कोई फायदा भारत को नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिरे से नया डील करने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को खारिज कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह समझौता साफ तौर पर अमेरिका के समर्थन में है। अमेरिका को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और हम रोक का समर्थन करते हैं। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एआई समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को शनिवार बीते दिन पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दोस्तों कोर्ट ने चारों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में पूछताछ की अनुमति देते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी दोस्तों, जिसके बाद आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्ह यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश करते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग है। वहीं बचाव पक्ष ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए रिमांड का कड़ा विरोध किया है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ये दिलचस्प है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्यकर्ताओं पर धारा 132 यानी बीएनएस की धारा 132 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। सभी धाराएं 7 साल से कम सजा के संबंधित बताई गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने एआई समिट के दौरान ऐसी जगह प्रदर्शन किया जहां पर विदेशी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि देश विरोधी नारे और झड़प अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान आरोपियों ने देश विरोधी और देश को बांटने वाले नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी, टी शर्ट लहराई और रोकने की कोशिश करने पर पुलिस कर्मियों को धक्का दे दिया गया, जिससे 3 से 4 जवान घायल हो गए। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वे अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। जांच के लिए उनके राज्यों में जाकर साजिश, फंडिंग स्रोत और टी शर्ट की छपाई से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। सवाल यह है दोस्तों कि इसमें इतना बड़ा क्या कंट्रोवर्सी बीजेपी सरकार को मिल गया कि उन्होंने कार्रवाई करने की बातें कही है। आप लोग इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी राय रखना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी की सरकार के फैसले से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं ताकि मीडिया वाले इस पर रिपोर्ट करें और बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी साजिश कर दी और इस तरीके से एक माहौल बनाया जाए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। देखते हैं कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के वकील इस पर क्या राय देते हैं। साथ साथ राज्यसभा में बिहार से 5 सीट खाली हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी 9 अप्रैल को खाली होगी। उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से राज्यसभा भेजती है या नहीं भेजती है, लेकिन पार्टी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। शनिवार को पार्टी के एक नेता ने बीजेपी से डील वाली बात बताई है दोस्तों। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिंह ने कहा है कि हमारा हक बनता है कि हम राज्यसभा की सीट हासिल करें। हालांकि राज्यसभा की सीट हासिल करने के लिए इनके पास केवल 4 विधायकों का समर्थन है और 4 विधायकों के समर्थन से तो कोई राज्यसभा नहीं पहुंचता। ऐसे में अगर ये बीजेपी पर दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि इनको गठबंधन से भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि सीट राज्यसभा के अंदर की बनती नहीं है। और अगर ये राज्यसभा नहीं जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा तो फिर एक बिहार के नेता बनकर रह जाएंगे यानी स्थानीय नेता बनकर रह जाएंगे और जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व था, जो राष्ट्रीय नेता का एक पहचान था, वो भी पूरी तरीके से इनसे छिन जाएगा और उस पहचान को छीनने से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कितना सफल हो पाएंगे ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बिहार के अंदर राज्यसभा की सीट को लेकर संघर्ष और ज्यादा
बड़ा होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने ही बचे हुए हैं दोस्तों। अभी भाषण और रैलियों का शोर उस तरीके से शुरू नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और ऐसे में जो सबसे बड़ा अभी बवाल चल रहा है वो एसआईआर को लेकर चल रहा है कि एसआईआर कब पूरा किया जाएगा, कब फाइनल लिस्ट आएगी और कितने लोगों के नाम काटे जाएंगे। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा दावा करते हुए कहती है कि हर एक सीट पर, हर एक विधानसभा की सीट पर 19,000 नाम हटाए जा रहे हैं, और पूरी तरीके से बंगाल के अंदर एक राजनीतिक स्थितियां इस तरीके से बनाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार को हटाने के लिए सारे प्रयास ये लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में बिल्कुल भी सफल आगे नहीं हो पाएंगे। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली के अंदर एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन घेरने की घोषणा की थी दोस्तों, लेकिन वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध स्वरूप एकत्र होकर उनका सामना किया। दोनों तरफ से पत्थर, पानी की बोतलें और टमाटर जैसे पदार्थ फेंके गए। पुलिस ने आमने सामने हुए दोनों दलों के प्रदर्शनकारियों को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया, और इस पथराव में 6 लोग सहित एक पुलिसकर्मी और एक पुलिस अधिकारी को चोटें आई है, और एक महिला नेत्री बिंदु चौहान को पथराव में गंभीर चोट आई है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बवाल यहां पर भी हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ, इंदौर में। हालांकि भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके दफ्तर के बाहर बवाल काटने के लिए आया तो फिर उसका ऐसा स्वागत करा जाएगा कि फिर वो याद रखेंगे। और इसके बाद भोपाल में कोई भी बीजेपी युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता दूर दूर तक भटक नहीं रहा था दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने हिसाब से जवाब देने का फैसला लिया, और बीजेपी वाले बच बचकर ही चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आजकल कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा काफी एग्रेसिव है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए बच बचकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे का कार्यालय अतिक्रमण में होने का एक मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है दोस्तों। इस बार इस मामले को खुद अरविंद पांडे ने उठाया। उन्होंने एसडीएम को पत्र लिखकर अतिक्रमण में आ रहे उनके कार्यालय को तत्काल तोड़े जाने चाहिए इस तरीके का बयान दिया है, और उसे तत्काल तोड़ा जाना चाहिए। विधायक के स्वयं पत्र लिखने पर मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने एसडीएम और तहसीलदार को संबोधित करते पत्र में कहा कि गुलर भोज के संतोष नगर वार्ड नंबर 3 स्थित उनके कैंप कार्यालय को अतिक्रमण की सद में बताते हुए तहसील प्रशासन ने 19 जनवरी को उनके पुत्र अतुल पांडे के नाम नोटिस जारी किया था। नोटिस में 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। 15 दिन से अधिक गुजर चुके हैं, ऐसे में तत्काल इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें कैंप कार्यालय समेत जो भी भूमि अतिक्रमण वाली नजर आई है उन्होंने पूरे मामले पर जानकारी दे दी है। आगे कार्रवाई तहसीलदार को करनी है और आगे कार्रवाई एसडीएम को करनी है। सवाल यह है कि बीजेपी का विधायक खुद अपने कार्यालय को अतिक्रमण वाला बताकर उसे तोड़ने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को जब पता था कि वो अतिक्रमण कर रहा है तो उसने इस तरीके से अतिक्रमण क्यों किया, और उसको लग रहा है कि पूरा कार्यालय ना टूट जाए इसीलिए अतिक्रमण बताकर कुछ हिस्से को तोड़वाकर बाकी हिस्सों को अपने जद में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना सफल हो पाएंगे बड़ा सवाल है दोस्तों। राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है तो हो सकता है कि सफलता इनको मिल जाए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पूर्व सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक के विवाद के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया दोस्तों। उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख के किताब लिखने पर रोक नहीं लगेगी। रक्षा मंत्री ने उन खबर को भी सरासर गलत बताया है दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि सेना से जुड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के 20 साल के बाद तक कोई किताब लिखने की इजाजत नहीं होगी। जनरल नरवणे की किताब पर संसद में हंगामा हुआ। हाल में संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब को छपने की इजाजत को लेकर सरकार से सवाल किए थे दोस्तों, और इसके बाद संसद में जबरदस्त तरीके का विवाद हुआ और अब फैसला लिया गया है कि 20 साल तक कोई भी रिटायरमेंट के बाद अपना खुद का किताब नहीं लिख पाएगा। बीजेपी की सरकार डर रही है कि अगर कोई अधिकारी ऐसे किताब लिख लिख कर उसको एक्सपोज करता रहा तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ अता पता नहीं चलेगा। और एमएम नरवणे ने जो बीजेपी के साथ किया दोस्तों, जो किताब लिख मारी उन्होंने, इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परेशान हो गई। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ऐसे उठाया कि बीजेपी वाले सोच भी नहीं पाते कि आखिर कोई इस मुद्दे को कैसे उठा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके कई और बड़े फैसले बीजेपी सरकार बदलेगी दोस्तों, और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर बैकफुट पर धकेल रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि बीजेपी वाले ये भी ऐलान कर दे कि कोई नेता भी अपनी किताब नहीं लिखेगा, क्योंकि बीजेपी वाले खुद अपनी सरकार को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें एनसीपी के नेता अजीत पवार के विमान दुर्घटना मामले को लेकर एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर सवाल उठाए और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की। रोहित पवार ने कहा कि इस विमान हादसे को लेकर उन्होंने अपनी ओर से जांच की है और इसमें कई गंभीर खामियां सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान जिस वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था उसे कोई बचा रहा है, यानी आरोप सबसे बड़ा यही लगाया गया कि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के जो नेता है दोस्तों, जो राम नायडू, भारतीय जनता पार्टी की
केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री है यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री बनने के बाद बीजेपी की तरफ से उनको डिफेंड कर रहे हैं। यानी वाईएसआर कंपनी जो है दोस्तों, जो विमान से जुड़ी हुई कंपनी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वाईएसआर कंपनी पर पहले भी गंभीर आरोप लगते आए हैं और वाईएसआर कंपनी के विमान पर जो जांच चल रहा था उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विमान के अंदर कई पेट्रोल के डब्बे भरे हुए रखे हुए थे, तो क्या ये जो डब्बे भरे हुए रखे हुए थे क्या ये किसी साजिश के तहत रखे हुए थे? इस पर जवाब जरूर देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं करा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को चेताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की एसआईआर मामले में राज्य सरकार के सहयोग न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा है कि चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची जरूरी है और से देर किया जा रहा है और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण या एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई चल रही है। ये जानकारी दी दोस्तों। बंगाल में मतदाता सूची की जांच के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी यारों की जरूरत है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रुप ए अधिकारी मुहैया कराने के लिए निर्देश दिया था और चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि जब उन्होंने अधिकारियों की मांग की तो राज्य सरकार ने जवाब दिया कि उनके पास अधिकारी नहीं है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद के जो जज है दोस्तों, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए मामले रहते हैं, जो अपना खुद का जुडिशरी का एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका इस्तेमाल करते हुए न्याय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया को सही से कराने पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बंगाल के अंदर एसआईआर पूरा कर लिया जाएगा और फाइनल लिस्ट जैसे ही सामने आएगा उसके बाद बंगाल में चुनाव की घोषणा कराई जा सकती है। आप देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है। दोस्तों, आप लोगों को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग हमारे साथ लगातार अंत तक बने रहे, इसलिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा जो इंडिया इंपैक्ट समिट के अंदर यानी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के अंदर विरोध किया गया था, क्या वो सही था या गलत था या फिर कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए था विरोध करने का? जो भी आपको लगता है लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों, बहन, मित्रों का जुड़ने से। जय हिंद।